हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डिगेश्वरी देवांगन, गेस्ट लेक्चरर, गवर्नमेंट जीएचजी पीजी कॉलेज बालोद। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसमें मेरा टॉपिक है मेथड ऑफ प्राइस प्रैक्टिस। तो मेथड ऑफ प्राइस प्रैक्टिस पार्ट 3 है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे मूल्य निर्धारण की अन्य विधियाँ। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्राइस जो प्रैक्टिस है उसकी जो 3rd है पॉइंट, क्या, मूल्य निर्धारण की अन्य विधियाँ, जिसके अंतर्गत है किस प्रकार हम मूल्य निर्धारण की जो है, जब मूल्य निर्धारण करते हैं उसकी बहुत सारी विधियाँ हैं। जैसे इसके अंतर्गत है मनोवैज्ञानिक मूल्य, प्रस्तावित मूल्य, बहुसंख्यक मूल्य, भौगोलिक मूल्य, हस्तांतरण मूल्य, चरम भार मूल्य, विभेदात्मक मूल्य, दोहरी मूल्य नीति, अंतर्ज्ञान मूल्य और प्रायोगिक मूल्य। फिर नेक्स्ट है अनुकरण मूल्य। तो क्या होता है, किस प्रकार जो है हम इन सब विधियों का प्रयोग जो है मूल्य निर्धारण में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका मनोवैज्ञानिक मूल्य विधि। मनोवैज्ञानिक मूल्य विधि तो क्या होता है, तो कुछ लोगों का यह मानना होता है कि मूल्य निर्धारण संबंधी निर्णय जो है मनोवैज्ञानिक कारकों पर भी प्रभाव पड़ता है। जब किसी वस्तु के मूल्य व गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो कुछ उपभोक्ता उस वस्तु के प्रति अपनी रुचि में कमी करते हैं और कुछ उपभोक्ता अपनी आर्थिक स्थिति व सामाजिक प्रतिष्ठा व संस्कृति के कारण वस्तु की मांग में क्या करती है, कमी करती है। इस तरह सामाजिक प्रभाव के कारण यह कभी मूल्य के स्वभाव को प्रभावित करती है, क्योंकि ऐसे उपभोक्ता अपने को देय क्षमता व गुणवत्ता से संबंधित है ना करते हैं। वे व्यक्ति जो सामाजिक स्तर में अपने को उच्च श्रेणी का मानते हैं, वे चीज़ों को क्रय करने में विश्वास रखते हैं जो सामान्य स्तर से ऊपर हो, इस अंतर को अपने क्रय स्वभाव से पूरा करते हैं। परिणामतः जो वस्तु वे खरीदते हैं वे अधिक महंगी व उच्च गुणवत्ता वाली होती है। तो मनोवैज्ञानिक मूल्य पर आधारित मांग वक्र उस मांग वक्र का जो है प्रतिनिधित्व करता है जो कि कुछ लोगों से संबंधित होती है। यह अनुभव किया गया है कि इस प्रकार का मांग वक्र सीढ़ीनुमा होता है, जो यह बताता है कि मूल्य में परिवर्तन का कुछ उत्पाद पर बहुत प्रभाव पड़ा है। अब जो है हमारा नेक्स्ट है प्रस्तावित मूल्य। यह कहना उचित नहीं है, यह कहना जो है अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उत्पादन मात्रा के निर्धारण में फुटकर मूल्य एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिससे उत्पादकगण सहमत होते हैं। उत्पादक 3 तरह के दृष्टिकोण फुटकर मूल्य के लिए अपना सकता है। प्रथम तो है वह वस्तु के फुटकर मूल्य के निर्धारण को स्वतंत्र रूप से बाजार की शक्ति पर छोड़ सकता है, अर्थात वह फुटकर विक्रेता को किसी भी मूल्य पर माल बेचने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार की नीति में वह फुटकर व्यापारी से लगातार संपर्क में रहता है और जब उसे यह प्रतीत होता है फुटकर व्यापारी बहुत कम या बहुत ज़्यादा मूल्य ले रहे हैं, तो उसे मूल्यों में परिवर्तन करने का अधिकार होता है। दूसरा तरीका पुनः मूल्य निर्धारण करने का है, जिसके द्वारा वह फुटकर विक्रेता पर अंकुश लगाता है। तृतीय विधि है प्रस्तावित मूल्य विधि, जिसके अंतर्गत वह एक फुटकर मूल्य का प्रस्ताव करता है, लेकिन उसके लागू करने पर अधिक जोर नहीं देता है। ठीक है, तो प्रस्तावित मूल्य साधारणतः फुटकर विक्रेता व उपभोक्ता द्वारा अधिकतम मूल्य माना जाता है। फुटकर विक्रेता कभी जो है उस प्रस्तावित मूल्य के परे किसी विशिष्ट दशा में जा सकते हैं, जैसे प्रतियोगिता अप्रभावी है या जब वितरण लागत अधिक आ रही हो, उपभोक्ता भी अधिक मूल्य देने में हिचकता है क्योंकि वह छपे हुए मूल्य को भी अधिकतम मानता है। तो ये है प्रस्तावित मूल्य। अब बहुसंख्यक मूल्य क्या होता है। बहुसंख्यक मूल्य, तो बहुसंख्यक मूल्य जब ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक निश्चित मूल्य पर अधिक संख्या पर माल विक्रय किया जा रहा है, तो इस तकनीक को बहुसंख्यक मूल्य कहते हैं। प्रायः यह मूल्य विधि तब अपनाई जाती है जब वस्तु की मात्रा अधिक बेची
जा सके, उपभोक्ता को वास्तविक या काल्पनिक लाभ प्राप्त हो सके। इस विधि के अंतर्गत प्रायः वस्तु का मूल्य एक इकाई के क्रय मूल्य से कम होता है। अगर उदाहरण के लिए कि अगर एक इकाई 10 रुपये में बेची जाती है तो 3 इकाई विक्रय मात्रा को बढ़ाने व उपभोक्ता को लाभ प्रदान करने हेतु 27 रुपये में बेची जा सकती है। यह मूल्य अलग अलग इकाई मात्रा के विक्रय पर भिन्न भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट है भौगोलिक मूल्य। भौगोलिक मूल्य विभेदात्मक मूल्य की श्रेणी का एक विशेष मूल्य है। यह जो है मूल्य प्रायः यातायात लागत व कानूनी लागत के इर्द गिर्द रहता है। प्रायः यह पाया जाता है कि कुछ क्रेता उत्पाद के समीप रहते हैं जबकि कुछ क्रेता उत्पाद से दूर के शहरों में रहते हैं या देश के किसी स्थान पर रहते हैं। इस प्रकार अन्य स्थानों के लिए यातायात लागत, बीमित लागत या वैधानिक अलग अलग होते हैं। इस प्रकार यह मूल्य निर्धारण भौगोलिकता के आधार पर निर्भर करता है। अब है नेक्स्ट हस्तांतरण मूल्य। हस्तांतरण मूल्य मूल्य निर्धारण के विषय के अंतर्गत एक बहुत ही जटिल समस्या है और इसके निवारण के लिए कोई उचित हल देना मुश्किल है। इस प्रकार की समस्या को बड़े पैमाने की अंतर बहुसंख्यक विभाग वाले संगठन ने जन्म दिया है, जहां पर कि एक विभाग द्वारा उत्पादित वस्तु को उसी संगठन के अंतर्गत अन्य विभागों को हस्तांतरित किया जाता है। अब है चरम भार मूल्य। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत चरम भार मूल्य एक विशेष प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। उदाहरण, बिजली की खपत मौसम अनुसार अलग अलग होती है। इस प्रकार की स्थिति में चरम समय व सुस्त समय में उचित मूल्य निर्धारण एक समस्या है। नेक्स्ट है विभेदात्मक मूल्य। विभेदात्मक मूल्य वह मूल्य है जो कि विक्रेता विभिन्न क्रेताओं से अलग अलग लेता है। इस दशा में वस्तु की उत्पादन लागत में क्रेताओं के लिए कोई अंतर नहीं होता। यह मूल्य अंतर माल की मात्रा अनुसार, भौगोलिक स्थिति अनुसार, समय अनुसार हो सकता है। विभेदात्मक मूल्य के लिए बाजार का विभागीकरण अवश्य हो जाता है। नेक्स्ट है दोहरी मूल्य नीति। दोहरी मूल्य नीति वह मूल्य नीति होता है जिसमें एक ही वस्तु के दो मूल्य होते हैं। उत्पादन का एक हिस्सा निर्धारित मूल्य पर तथा शेष भाग स्वतंत्र बाजार में बेचा जाता है। निर्धारित मूल्य उचित लाभ सहित उत्पादन की वसूली को ध्यान में रखकर निश्चय किया जाता है, लेकिन मूल्य स्वतंत्र बाजार से कम होता है। किंतु प्रशुल्क संरक्षण की स्थिति में वस्तु की खुले बाजार से अधिक कीमत भी निश्चित की जाती है। इस मूल्य नीति के अंतर्गत मांग वक्र में त्वरित होता है। यह स्थिर मूल्य की सीमा होता है। इस नीति ने समाज के एक अंग को वस्तु की कम कीमत का लाभ मिलता है। यह सीमेंट, स्टील आदि आवश्यक वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्ज्ञान मूल्य। अंतर्ज्ञान मूल्य एक मनोवैज्ञानिक मूल्य विधि है जो बाजार के एहसास पर निर्भर होता है। अर्थात जो मूल्य निर्धारण होता है वो बाजार के एहसास पर होता है। यह पद्धति चूंकि व्यक्तिगत है ना कि वस्तुगत, अतः इसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग होता है, जहाँ पर कभी तो मूल्य वास्तविक होता है, कभी मूल्य अनुमानित लागत एवं मांग में आधारित होता है। अब नेक्स्ट है प्रायोगिक मूल्य। इस विधि के अंतर्गत कुछ बाजारों को नमूने के तौर पर जो है चुनाव कर उसमें सांख्यिकी परीक्षण की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मूल्यों में परिवर्तन कर चुनाव का स्वभाव का अध्ययन कर उस मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जहां पर भी लाभ अधिकतम हो मूल्य का निर्णय किया जाता है। हालांकि वह मूल्य तय करना जहां पर लाभ अधिकतम हो एक कठिन कार्य है। इस समस्या के निवारण के लिए प्रायः वह मूल्य तय किया जाता है जहां पर विक्रय की मात्रा अधिक हो। प्रायोगिक विधि का प्रयोग नए उत्पाद को बाजार में लाने के समय उसके मूल्य निर्धारण के लिए अधिक किया जाता है। इस विधि को अगर सही रूप से अपनाया जाए तो यह विधि न केवल अधिक बाजार सूचनाएं उपलब्ध कराएगी अपितु एक लाभदायक मूल्य निर्धारण के लिए आधार भी प्रदान करती है। नेक्स्ट है अनुकरण मूल्य।
तो अनुकरण मूल्य के अंतर्गत एक प्रकार अपने उत्पाद का जो है, एक फर्म जो है अपने उत्पाद का मूल्य किसी अन्य फर्म के मूल्य के बिल्कुल बराबर या उस फर्म के मूल्य के किसी अनुपात के आधार पर रखती है। इसे अनुकरण मूल्य निर्धारण विधि कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो है मूल्य निर्धारण की अन्य विधियाँ। अब है अंतर्राष्ट्रीय विधियाँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य निर्धारण। तो देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस प्रकार जो है मूल्य का निर्धारण होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य निर्धारण बहुत महत्व रखता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी प्रतियोगिता के साथ मूल्य के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती है। जो निर्यातकर्ताएं होती है वो वस्तु के मूल्य पर नियंत्रण नहीं होता। निर्यातकर्ताओं का जो है वस्तु का मूल्य पर नियंत्रण नहीं होता। निर्यात की कीमत निश्चित करते समय बाजार की विभिन्न परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान रहना चाहिए। ये परिस्थितियां देश, वस्तु एवं समय के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मूल्य के साथ साथ निर्यातों के निश्चित सुपुर्दगी, प्रदर्शन, साख की सुविधा, बड़ी मात्रा में पूर्ति, विक्रय के बाद की सेवा आदि के रूप में गैर कीमती तत्व भी प्रभावित करते हैं। भारतीय निर्यातकर्ताओं का भी यह कहना है कि अगर आक्रामक विक्रय और विक्रय संवर्धन नहीं है तो मूल्य कोई समस्या पैदा नहीं करेगी। भारत के निर्यात की वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। ठीक है, एक परंपरागत निर्यात की जो विधि होती है परंपरागत, और दूसरा है गैर परंपरागत। ठीक है, तो परंपरागत क्या होता है? तो वस्तु के मामले में भारत मुख्य निर्यातक रहा है और इसके मूल्य लागतों को वसूल करते हैं। हस्तकला उद्योगों की वस्तुओं के बारे में देखा जाए कि ये सस्ती होने के कारण नहीं अपितु कलात्मक होने के कारण खरीदी जाती है ना। तो यह कीमत की तुलना में विक्रय के प्रयास की अधिक महत्ता होती है। गैर परंपरागत जो वस्तुओं के विदेशी व्यापार में भारत विश्व मूल्यों से प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। भारत की तुलना में विदेशी वस्तुओं की कीमतें आधा या एक तिहाई होती है। अतः भारतीय उत्पादकों को निर्यात करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। निर्यात मूल्य निर्धारण में सीमांत मूल्य निर्धारण को अपनाना आसान होता है। अगर कोई निर्यातक अपने निर्यात संबंधी आकस्मिक व्ययों सहित अपनी सीमांत लागत जान पाता है तो उसे हानि नहीं सहनी पड़ती है। वास्तव में निर्यात का लाभ निर्धारण पूर्ण लागत नहीं अपितु प्रत्यक्ष लागतों के संदर्भ में किया जाता है। दूसरे शब्दों में निर्यात के संबंध में लाभदेयता को आयातों से जो है प्राप्त आय से स्थायी लागत की वस्तु के रूप में देखा जाना चाहिए। अब देखिए, आयातों के मूल्य निर्धारण में जो है सामान्य लागत के आधार बनाने के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला है, देसी बाजार में वस्तु की सभी लागतों को विक्रय से वसूला जाता है, जबकि विदेशी बाजार में केवल प्रत्यक्ष लागतों की वसूली होती है। मतलब कहने का तात्पर्य, देसी बाजार में जो वस्तु की लागत है तो विक्रय से वसूला जाता है, लेकिन विदेशी बाजार में प्रत्यक्ष लागतों की वसूली आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, भारत की वस्तुएं विकसित देशों की तुलना में विश्व बाजार से कम जानी जाती है ना। सही बात है कि भारत की जो वस्तु है विकसित देशों की तुलना में विश्व बाजार से कम जानी जाती है, अतः उनका मूल्य कम रखना पड़ता है। बाजार में लाई गई नई वस्तु की स्वीकृति के लिए उन्हें कम मूल्य पर बेचना जरूरी होता है। भारत की वस्तुओं के बाजार प्रायः गरीब देश होते हैं तथा उसके निर्यात मूल्य कम रखने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य निर्धारण होता है। देखिए, अब व्यवहार में डंपिंग होता है, राशिपातन होता है। तो राशिपातन के लिए सीमांत मूल्य विधि का प्रयोग किया जाता है जब निर्यातक देखते हैं कि देशी तथा अन्य बाजार में स्थायी लागतों से अधिक मूल्य पर माल बेचने के बाद भी उत्पादन क्षमता बची हुई है तो वे सीमांत लागत के ऊपर बेचने के लिए अधिक उत्पादन करते हैं। इससे उनकी बेकार क्षमता के प्रयोग के साथ साथ लाभ भी अधिकतम होता है। राशिपातन करने के पूर्व निर्यातकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहला है भाड़ा, बीमा, आयात कर आदि के अतिरिक्त व्यय। देशी ग्राहक द्वारा विदेशी बाजार में
कम मूल्य पर तथा देसी वस्तुओं को अधिक मूल्य पर खरीदने की संभावना नहीं हो। लागत से कम मूल्य पर बेचने के लिए दीर्घकालीन परिणामों को ध्यान में रखना, इसका भविष्यकालीन बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में सीमांत लागत तथा उससे कम वस्तुओं को विदेशी बाजार में बेचा जाता है। तो जैसे कमजोर प्रतिद्वंदी की प्रतियोगिता को समाप्त करना, नेक्स्ट है नई वस्तु को प्रस्तुत एवं प्रचलित करना, बाजार में रहकर ग्राहकों से संपर्क करना, अब श्रमिक व संयंत्र का पूरा प्रयोग करना। अब देखिए, ये तो हो गया उसको ध्यान में रखने वाली बातें जब राशि पातन के समय। अब निर्यात मूल्य निर्धारण यानी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार में मूल्य निर्धारण है उसके दोष है। क्या? पहला, निर्यातकर्ताओं को राशि पातन का दोषी होना पड़ सकता है। दूसरा, आपस में मूल्य कटौती से निर्यातकर्ता को विदेशी मुद्रा की हानि होती है। नेक्स्ट है, सीमांत लागत के कारण वस्तुओं को कम कीमत निश्चित होगी जबकि विदेशी ग्राहक अधिक कीमत देने को तैयार होते हैं। नेक्स्ट है, जब विदेशी ग्राहकों को कम कीमत की आदत हो जाती है तो वे अधिक कीमत नहीं देना चाहते हैं। तो ये जो है निर्यात मूल्य निर्धारण के जो है वो दोष होते हैं, ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है हम आयात और निर्यात जो है करते हैं। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मूल्य निर्धारण और डंपिंग यानी राशि पातन के बारे में। थैंक यू।